हेलो, वेलकम अगेन। लास्ट वीडियो में मैंने आपको जो स्ट्रक्चरल फीचर होते हैं अमीनो एसिड के उनके 10 पॉइंट्स बताए थे। और अब इस वीडियो में मैं आपको आगे के जो फर्दर पॉइंट्स बचे हुए हैं 10 पॉइंट वो आपको बताती हूँ। ये सारे जो हैं पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जो अमीनो एसिड की कॉमन स्ट्रक्चर होती है उसको एक टोटली डिफाइन कर रहे हैं ये सारे पॉइंट। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि किस तरीके से हम जो हमारा अमीनो एसिड होता है उसके पास डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं। डिफरेंट हम उसके लिए ग्रीक लेटर यूज़ करते हैं, लेकिन ग्रीक लेटर भी हम एक लिमिट तक यूज़ करते हैं। अगर हम उससे ज़्यादा जो है हर एक कार्बन के लिए अगर हमारे पास आर चेन में जो हेट्रोसाइक्लिक रिंग अगर आ गई तो हम अगर उसके लिए भी ग्रीक लेटर को यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देगा। तो इस वजह से हम ऐसे लेटर यूज़ करते हैं, दैट इज़ नंबर कन्वेंशन को हम यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो पूरा का पूरा अमीनो एसिड की जो कार्बन की नंबरिंग है वो बहुत स्मूथली चल सके। उसके अलावा मैंने आपको कायरल सेंटर के बारे में बताया था, कौन सा कायरल कार्बन होता है, कौन सा कायरल अमीनो एसिड है, कौन सा नहीं है, वो सब चीज़ें हम डिस्कस कर चुके थे लास्ट वीडियो में। एक टर्म आई थी दैट इज़ ज्यूटर आयन। ज्यूटर आयन के बारे में मैंने आपको डिटेल में नहीं बताया था। क्योंकि इसके लिए हम एक पूरा अलग कंसेप्ट होता है ज्यूटर आयन का। होता बहुत ईजी है लेकिन ये थोड़ा अलग होता है, इसलिए आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। वैसे मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ ज्यूटर आयन होता क्या है। ज्विटर आयन का मतलब ये हुआ, अगर आप कार्बन मान लो ये हमारे पास कार्बन है और कार्बन की आपको पता है ये जैसे कि केमिस्ट्री में कार्बन के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उसके पास 4 वैलेंसी होती हैं। तो एक वैलेंसी इसकी COO ग्रुप से अटैच होती है। COOH होता है बेसिकली। मैं अभी H नहीं लगा रही हूँ, आप एज्यूम कर लो कि हमने एक ऐसा सॉल्यूशन लिया हुआ है जिसके अंदर या एक ऐसा अगर आप मान लो एक बीकर लिया हुआ है और बीकर में आपने अमीनो एसिड डाल दिए हैं और उस बीकर में आपने कोई ऐसा सॉल्वेंट डाल दिया है जिसकी एसिडिटी या बेसिसिटी जो है डिफरेंट है। तो क्या होगा कि अगर वो ज़्यादा एसिडिक होगा या ज़्यादा बेसिक होगा उस बेस पे एक मतलब कि या तो COO नेगेटिव बन जाएगा या फिर ये NH जो यहाँ पे लगा हुआ होता है NH2 वो NH3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी ये दो जो चीज़ें हैं ये सेम रहेंगी, दैट इज़ H और R। जो वेरी करेंगे वो ये दो वेरी करेंगे, या तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा यहाँ पे या फिर यहाँ पे NH2 की जगह NH3 पॉजिटिव आएगा। वो डिपेंड करता है कि हम कौन सा एसिड जो कौन सा मीडियम जो है वो इसको प्रोवाइड करवा रहे हैं अमीनो एसिड को। तो होगा क्या, अगर आपने वैसे तो मैं डिटेल में नहीं बता रही हूँ लेकिन आप एक बार समझ लीजिए कि अगर आपने एक बीकर में कोई बहुत सारा एसिडिक एनवायरनमेंट ले लिया है, एसिडिक एनवायरनमेंट ले लिया, आप जैसे ब्लड की बात कर लो, हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है उसमें ब्लड होता है ना, तो ब्लड में आप मान लो कि बहुत सारा एसिड है, H पॉजिटिव है, और आपने एसिड का मतलब ही H पॉजिटिव होता है, तो अगर आपने उसमें अमीनो एसिड डाल दिया है तो होगा क्या, ब्लड के अंदर ऑलरेडी H पॉजिटिव इतना ज़्यादा है और आपके पास यहाँ पे भी H है और यहाँ पे भी NH2 है। अब ये वाला H तो यहाँ से नहीं निकल सकता, COOH से H नहीं निकल सकता, क्योंकि निकलने के लिए ज़रूरी है ना कि जहाँ जाए वहाँ पे इस चीज़ की कमी हो। लेकिन ब्लड में तो ऑलरेडी बहुत सारा H है, तो आप ये वाला H तो उसको नहीं दे सकते हो, लेकिन ब्लड से आप H ले तो सकते हो कमी, ताकि उसको एक बैलेंस मोड में वो बना रहे। तो इसीलिए आप इस वाले ब्लड से आप क्या करोगे, यहाँ पे H पॉजिटिव बहुत ज़्यादा है इसलिए आप यहाँ से H ले लोगे। H लोगे तो यहाँ पे H सिर्फ एक ही ग्रुप ले सकता है, दैट इज़ NH2 ग्रुप। तो अगर ये जैसे ही NH लेगा, NH2 एक H ग्रुप लेगा तो ये NH3 में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ ही इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। आई होप आप इस चीज़ को समझ गए हो। अगर आप ज़्यादा एसिडिक ले रहे हो, ज़्यादा एसिडिक लोगे तो यहाँ पे ये H पॉजिटिव ब्लड से NH2 ले लेगा। लेकिन अगर आपने मान लो यहाँ पे बेसिक सॉल्यूशन ले लिया है, बेसिक सॉल्वेंट ले लिया है सॉरी, और आपने उसमें अमीनो एसिड डाल दिए हैं, बेसिक सॉल्वेंट लिया है तो डेफिनेटली यहाँ पे OH ग्रुप ज़्यादा होंगे और H कम होंगे। तो अब NH2 पॉजिटिव तो अपना H नहीं दे सकता क्योंकि ये इसकी तो फिर स्ट्रक्चर ही गलत हो जाएगी। तो COH के पास यहाँ पे एक एक्स्ट्रा H है, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, ये नेगेटिव ये H अपना जो है ब्लड को दे देगा और ये खुद नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि COO नेगेटिव हो जाएगा। आई होप आप ये चीज़ समझ पाए हो कि जैसे आप इस चीज़ को बदलोगे वैसे ही आप इसका केटाइनिक और एनाइनिक फॉर्म भी बदल देते हो। लेकिन एक ऐसी कंसंट्रेशन आती है सॉल्वेंट की जहाँ पे पूरा का पूरा जो सॉल्वेंट है वो अमीनो एसिड की एसिडिटी या फिर इसकी बेसिसिटी के साथ टोटली मैच हो जाता है। तो उस फॉर्म में क्या होता है कि यहाँ पे COO नेगेटिव और NH3 पॉजिटिव ये दोनों फॉर्म पाई जाती हैं और उसको हम ज्विटर आयन बोलते हैं। ये चीज़ समझ गए हो। ज्विटर आयन के बारे में डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में हम या आगे कभी बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है ज्विटर आयन कैन एक्ट एज ईदर एन एसिड
प्रोटॉन डोनर और ये बेस प्रोटॉन एक्सेप्टर। प्रोटॉन डोनर का मतलब हो गया ये ज्विटर आयन की फॉर्म में है। प्रोटॉन डोनर इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि NH3 पॉजिटिव है तो यहाँ पे ये H दे सकता है, और प्रोटॉन एक्सेप्टर का मतलब हो गया COO नेगेटिव है तो ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट भी कर सकता है, तो ये दोनों तरीके से काम कर सकता है। 12th पॉइंट है सब्सटेंस हैविंग दिस ड्यूअल नेचर आर एम्फोटेरिक इन नेचर एंड आर ऑफन कॉल्ड एम्फोलाइट। एम्फोलाइट का मतलब होता है कि दोनों प्रॉपर्टी जिसके पास होती हैं, एसिडिक प्रॉपर्टी भी और बेसिक प्रॉपर्टी भी, उसको हम एम्फोलाइट बोलते हैं। तो टोटली जो अमीनो एसिड होते हैं वो मोस्टली एम्फोलाइट इन नेचर होते हैं। 13th पॉइंट है अमीनो एसिड कैन एक्ट एज इधर एसिड और बेस डिपेंडिंग अपॉन द पीएच ऑफ द अमीनो एसिड सॉल्यूशन। आप किस सॉल्यूशन में उसको डाल रहे हो, उसकी पीएच क्या है, एसिडिक है बेसिक है, उसी के ऊपर इसका कैटाइनिक और एनाइनिक नेचर डिपेंड करता है, और उसी के बेस पर ये एसिड या बेस में कन्वर्ट होता है। और इसी वजह से टाइट्रेशन कर्व भी शो करते हैं। टाइट्रेशन कर्व बेसिकली इनकी वीक एसिड की तरह ही होती है। टाइट्रेशन कर्व एक अलग टॉपिक है जिसमें आप कर्व बनाते हो कि कौन सी PA डिसोसिएशन कांस्टेंट के बेस पे आप इनके एक डिफरेंट कर्व बनाते हो। ये नेक्स्ट टॉपिक में हम देखते हैं। उसके बाद 15th पॉइंट है अमीनो एसिड हैव एटलीस्ट 2 डिसोशिएबल प्रोटीन, वन फ्रॉम अमीनो ग्रुप NH3 पॉजिटिव से NH2 में कन्वर्ट होना, यहाँ से H पॉजिटिव निकलेगा तभी तो NH2 में कन्वर्ट होगा, एंड अदर फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, यहाँ से भी वो एक H निकाल सकता है। तो इस तरीके से NH3 पॉजिटिव से भी एक प्रोटॉन दे सकता है और COOH से भी एक प्रोटॉन दे सकता है। यहाँ ये इसकी कैटाइनिक फॉर्म से न्यूट्रल फॉर्म में आता है, यहाँ पर ये इसकी न्यूट्रल फॉर्म से एनाइनिक फॉर्म में आता है जब वो प्रोटॉन को क्या करता है, डिसोशिएट करता है, प्रोटॉन को अलग करता है खुद से। 16th पॉइंट कहता है सो अमीनो एसिड possess at least 2 pKa वैल्यू। pK is ionization constant, it's a pH वैल्यू at which proton dissociate। तो इसके लिए pH की एक वैल्यू होगी जिसकी वजह से या तो COH अपना H दे देगा या फिर NH3 पॉजिटिव अपना H दे देगा। तो इसीलिए इनके पास डिफरेंट pKa वैल्यूज़ होती हैं। pKa वैल्यू डिसोशिएशन को डिनोट करती हैं। ये भी जो सारा है टाइट्रेशन कर्व से आप समझोगे, आयनाइजेशन कांस्टेंट से समझोगे। pKa जो है अनदर कंसेप्ट है। 17th पॉइंट है सम अमीनो एसिड possess मोर देन 2K। वैसे तो 2 ही pKa वैल्यू होंगी क्योंकि अगर यहाँ से H पॉजिटिव देगा या तो यहाँ से H पॉजिटिव देगा या फिर यहाँ से, तो इसी को अगर यहाँ से दे रहा है तो एक pKa वैल्यू, यहाँ से दे रहा है तो सेकंड pKa वैल्यू, तो ये दोनों pKa वैल्यू है। लेकिन कुछ अमीनो एसिड होते हैं उनके पास एक से ज़्यादा pKa वैल्यू होती है। वो कब होती है, जब R ग्रुप मैंने बताया था ना, अगर उसके पास बहुत सारे ऐसे कार्बन हों जिनके पास H बहुत ज़्यादा हो और वो H दे सकते हो, तो ऐसी कंडीशन में उनके पास 2 से ज़्यादा pKa वैल्यू हो जाते हैं। Some amino acid possess more than 2 pKa value when its R chain possess functional group that possess dissociable proton। अगर R chain के पास ज़्यादा functional group हैं जो H positive दे सकते हैं। So depending 18th point, so depending on the pH of amino acid solution it can act as base और acid, जो कि मैंने आपको बता दिया है पहले ही। और उसके लिए pH at which an amino acid possesses net electric charge equal to 0, that value of pH is called isoelectric point or isoelectric pH for that amino acid and it is represented by pKa। जिस पे ये CCOO नेगेटिव और NH3 पॉजिटिव और H और R इस फॉर्म में पाया जाता है, इसको हम बोलते हैं ज्विटर आयन फॉर्म। और इस ज्विटर आयन फॉर्म पे ये न्यूट्रल है क्योंकि ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चार्ज कैरी कर रहा है। और ऐसी कंडीशन में जो सॉल्यूशन की, जिस सॉल्यूशन में जिस बीकर में आपने अमीनो एसिड को डाला है, उस सॉल्यूशन की, उस सॉल्वेंट की जो pH वैल्यू है उसको हम PI से रिप्रेजेंट करते हैं। और जहाँ पर ये दोनों पॉइंट, ये पॉइंट आ जाता है जहाँ पे CO नेगेटिव और NH3 पॉजिटिव मिल जाएगा अमीनो एसिड, हम उसको बोलते हैं उसका आइसोइलेक्ट्रिक pH, जहाँ पे वो न्यूट्रल फॉर्म में अब है। 19th पॉइंट है एंड एट आइसोइलेक्ट्रिक pH अमीनो एसिड एग्जिस्ट एज अ ज्विटर आयन, जो कि मैंने बता दिया है। और यहाँ पर इसका नेट चार्ज जो होता है वो 0 हो जाता है क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं और एक दूसरे को कट कर देते हैं, एक दूसरे का इफेक्ट कम कर देते हैं, तो दोनों ही क्या है, न्यूट्रल कर देंगे। तो एट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होगा, इस ज्विटर आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा और इसका न्यूट्रल चार्ज, नेट चार्ज जो है वो 0 होगा। 20 लास्ट पॉइंट क्या है, ईच अमीनो एसिड हैज़ इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक। ये दो चीज़ें हैं कि हर एक अमीनो एसिड के पास उसकी अपनी एक आइसोइलेक्ट्रिक pH होती है। आइसोइलेक्ट्रिक pH जहाँ पे वो ज्विटर आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, तो उस अमीनो एसिड का वो pH कौन सा होना चाहिए जहाँ पे वो ज्विटर आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, वो पॉइंट उसका आइसोइलेक्ट्रिक pH होता है। और pKa वैल्यू कि कहाँ पर वो कौन सा प्रोटोन देगा। अगर इस, मान लो अगर हम इसको ज़्यादा एसिडिक कंडीशन में रखते हैं तो इसका जो है
NH3 पॉजिटिव जो है वो पॉजिटिव चार्ज बना लेगा, लेकिन अगर हम कम एसिडिक कंडीशन में रखते हैं तो CO नेगेटिव से वो अपना प्रोटॉन जो है वो लूज़ कर देगा। तो ऐसी कंडीशन में उसके पास उसकी एक pKa वैल्यू होगी। तो उस एसिडिटी को मेज़र करना, उस एसिडिटी की उस सॉल्वेंट की एक अपनी कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो कहाँ पे अमीनो एसिड की उसकी pKa वैल्यू हमें मिलेगी, कहाँ पे वो अपना प्रोटॉन देना चाहेगा। तो एक तरीके से ये इसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट और pKa वैल्यूज़ की कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। ये 20 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको समझ आए होंगे। रिपीट करके देख लेना, आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या बताती हूँ अमीनो एसिड के बारे में। अभी बहुत सारे टॉपिक जो हैं वो बचे हुए हैं, अभी देखते हैं इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इस चीज़ को अच्छे से समझ लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फ्रेंड्स।